हेलो एवरीवन, माई सेल्फ CA विशाल जैन। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था वेरियस डेफिनेशन इन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्टर। हम आज उससे आगे सीखेंगे अबाउट एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ऑफर, एक्सेप्टेंस एंड कंसिडरेशन एंड मेनी अदर थिंग्स। तो चलिए साथ में कुछ नया सीखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, एसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अब किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाने के लिए मैनी एसेंशियल थिंग्स आर रिक्वायर्ड। उनके बिना कोई कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होता, या तो वो वॉइड एब इनिशियो रह जाता है या वो एग्रीमेंट से आगे ही नहीं बढ़ता। तो क्या क्या है हम देखते हैं। 2 और मोर पार्टीज शुड इन्वॉल्व इन एन एग्रीमेंट। अब एक सिंगल पर्सन अपने आप से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, उसको लॉ के अंदर कोई वैलिडिटी नहीं है। तो 2 या उससे अधिक पर्सन जब आपस में मिलकर एक एग्रीमेंट बनाते हैं तभी वो कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है। सेकेंड पॉइंट, म्यूचुअल कंसेंट अमंग पार्टीज जब किसी एक एग्रीमेंट पे आपसी सहमति से एग्री नहीं होते तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता, बिकॉज एग्रीमेंट बनाने के लिए 2 और अधिक पर्सन का एक आपसी समझौता होता है, उसी से वो कॉन्ट्रैक्ट बनता है। थर्ड पॉइंट, कैपेबिलिटीज ऑफ पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट। अब इसके अंदर ये है कि कौन कौन पर्सन कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। जनरली एवरीवन इज अलाउड टू मेक ए कॉन्ट्रैक्ट, बट पर्सन अदर देन फॉलोइंग इज अलाउड टू मेक कॉन्ट्रैक्ट। मीन्स ये जो पर्सन है ये अलाउ नहीं करते कि ये कॉन्ट्रैक्ट बनाए, इन पर पाबंदी है कि ये कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर नहीं हो सकते। फर्स्ट ऑफ ऑल, माइनर, जिसकी एज 18 ईयर से कम है वो माइनर की कैटेगरी में आता है और वो एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, और अगर वो कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो उस पर कोई एनफोर्स नहीं कर सकता। सेकंड पॉइंट, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। अब अनसाउंड माइंड मतलब कि जिस पे जो माइंड है वो साउंड नहीं है, वो तरीके से काम नहीं कर रहा। तो इसकी भी 2 कैटेगरी है। फर्स्ट ये है जो परमानेंट होते हैं उनके लिए, और जो टेम्परेरी है। जो इडियट पर्सन है वो परमानेंट की कैटेगरी में आता है। ये पर्सन कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। जो परमानेंट कैपेबिलिटीज इनकेपेबल होते हैं वो कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। सेकेंड है ल्यूनेटिक, इंटॉक्सिकेटेड एक्सेप्टर। अब ये जब इस पीरियड में आते हैं, ल्यूनेटिक के पीरियड में आते हैं, तब ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, बट जब ये ल्यूनेटिक के पीरियड को कवर कर जाते हैं तब ये कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट, पर्सन डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ। अब लॉ के अंदर अगर किसी पर्सन को डिस्क्वालीफाई कर चुके हैं तो वो पर्सन भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। इसमें कौन कौन आते हैं? अलाइन्ड एनिमी। अलाइन्ड एनिमी क्या होता है? जब हमारे कंट्री का किसी दूसरी कंट्री से वॉर की सिचुएशन अराइज हो जाती है, वॉर की सिचुएशन अराइज हो जाती है, तो उस पीरियड के अंदर वो एक तरीके से उस दूसरी कंट्री के पर्सन के साथ में कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। लेट्स टेक ए एग्जांपल। मिस्टर ए जो राजस्थान के है, इंडिया। मिस्टर बी पाकिस्तान। सबसे अच्छा मेरे को एग्जांपल यही लगा था, इसलिए इन दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कि मिस्टर ए जो राजस्थान का है वो मिस्टर बी से गुड्स परचेज करेगा थ्रू आउट ईयर, बट आफ्टर 5 मंथ वॉर की सिचुएशन हो जाती है। तब जो 5 महीने पहले का जो गुड सप्लाई हुआ है वो हो चुका है, उसका कुछ नहीं हो सकता। बट जो रिमेनिंग के 7 मंथ है, 12 मंथ में 7 मंथ, इस पीरियड के अंदर अगर वॉर चल रहा है तो वो
गुड्स सप्लाई नहीं करेगा या हम उससे गुड्स नहीं लेंगे, क्योंकि एक तरह से वो हमारे एनिमी आ जाते हैं और एनिमी से कभी भी व्यापार नहीं करते। इसलिए सेकंड पॉइंट है डिप्लोमेट। डिप्लोमेट क्या होता है? रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अदर कंट्रीज, रिप्रेजेंटेटिव और अदर कंट्रीज, जो उस कंट्री का प्रतिनिधि है, जो हमारी कंट्री में आके उस कंट्री का एक तरह से रिप्रेजेंटेशन करता है, तो उस पर्सन के साथ हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। ये डिप्लोमेट कौन होते हैं? हमने कभी वीज़ा के लिए अप्लाई किया हो तो हमें पता होगा कि दिल्ली के अंदर एक रोड पे एवरी कंट्री के डिप्लोमेट्स हैं। अब उससे हम वीज़ा ले सकते हैं, बट हम उससे अलग तरीके का कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, कोई बिजनेस नहीं कर सकते। थर्ड, कॉन्विक्ट। कन्विक्ट मतलब जिसको सजा हो चुकी है, कोर्ट ने जिसे सजा सुना दी है। इन दी आइज ऑफ लॉ जो पर्सन गिल्टी है और जिसे सजा हो चुकी है, वो पर्सन कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। बट अ पर्सन जिसे सिर्फ शक के तौर पे गिरफ्तार किया जा रहा है, उसे जेल में डाला जाता है बट उसे जेल नहीं हुई है, या कोई पर्सन बेल पे छुटा हुआ है, तो वो पर्सन कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। फोर्थ पॉइंट, इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट मीन्स डिक्लेयर बाय लॉ। अगर कोई कोर्ट किसी पर्सन को इंसॉल्वेंट कर देती है तो उस पर्सन से कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता। इसका भी एक अलग लंबी प्रोसेस होती है। फर्स्ट पर्सन कोर्ट में अप्लाई करता है कि मैं इंसॉल्वेंट हो गया हूँ, मेरे पास किसी को कुछ भी देने के लिए पैसे नहीं है। इफ कोर्ट आफ्टर टेकिंग सम मेजर्स, उसे लगता है कोर्ट को कि यह पर्सन सच में इंसॉल्वेंट है, तब उसे इंसॉल्वेंट डिक्लेयर किया जाता है। फोर्थ पॉइंट, फ्री कंसेंट। कंसेंट मीन्स टू एग्री अपॉन सेम थिंग इन सेम सेंस। फ्री कंसेंट क्या होती है? जब दो पर्सन या ज़्यादा पर्सन किसी सेम थिंग पे सेम सेंस में एग्री होते हैं, तब उसे बोला जाता है फ्री कंसेंट। अब कंसेंट तब फ्री नहीं मानी जाती है जब कंसेंट इज कोज्ड बाय। इन 5 फैक्टर से अगर कंसेंट मिल रही है तो ऐसा माना जाता है कि ये फ्री कंसेंट नहीं है। फर्स्ट क्या है इसका? कोर्शन। मतलब कोर्शन क्या होता है? मीन्स फिजिकल प्रेशर। जब एक पर्सन दूसरे पर्सन को डैमेज करता है और हिज प्रॉपर्टी और धमकी देता है कि वो डैमेज कर देगा, ये फिजिकल हो रहा है सब कुछ, दैट इज फिजिकली प्रेशर। सेकेंड पॉइंट, अनड्यू इन्फ्लुएंस। इसके अंदर व्हेन ए सुपीरियर पर्सन इन अ कॉन्ट्रैक्ट टेक एडवांटेज ऑफ inferior person to contract and influence in prejudicial manner. For example, employee कॉन्ट्रैक्ट है 50,000 सैलरी पर मंथ। कॉन्ट्रैक्ट ऐसा हुआ है कि 8 आवर्स पर डे जॉब है, बट एम्प्लॉय जानबूझ के एम्प्लॉय को ज़्यादा काम करवाता है, एक तरह से ओवर टाइम, प्लस उसे धमकी दी जाती है कि उसे नौकरी से निकाल देगा, उसे मेंटली हरेस किया जाता है। इसमें फिजिकल प्रेशर कहीं नहीं आता है, इसमें सिर्फ मेंटली प्रेशर है। तो ये होता है अनड्यू इन्फ्लुएंस। थर्ड, फ्रॉड।
रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिटेल्स ऑफ फैक्ट इंटेंशनली। हम जानते हैं कि हम जो सामने वाले को फैक्ट बता रहे हैं वो गलत है, बट वो गलत वे में बताने से हमें फ़ायदा है, तो वो फ्रॉड है, क्योंकि हम जानबूझ के किसी दूसरे को नुकसान पहुंचा रहे हैं ताकि हमारा फ़ायदा हो। तो इसमें इंटेंशनल एक्ट होता है, हम जानबूझ के करते हैं। फिर मिस रिप्रेजेंटेटिव, इसमें भी हम फैक्ट सामने वाले को गलत बताते हैं, क्योंकि हमें भी यही लगता है कि हम जो फैक्ट बता रहे हैं वो सच है। इसमें अनइंटेंशनल होता है सब कुछ, हम जानबूझ के कुछ भी नहीं करते हैं। 5th पॉइंट, मिस्टेक। व्हेन अ पर्सन अननोइंगली डज द रॉन्ग थिंग इज मिस्टेक। मिस रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है, हम फैक्ट बताते हैं, हम उसे बताते हैं कि ये चीज़ सही है जबकि वो होती गलत है अनइंटेंशनली। बट मिस्टेक के अंदर होता है हम अनइंटेंशनली कुछ गलती करते हैं, इसमें हमसे गलती होती है और इसमें हम गलत बताते हैं। फिफ्थ पॉइंट, कंसिडरेशन फॉर कॉन्ट्रैक्ट शुड बी लॉफुल। अब कंसिडरेशन क्या होता है, फर्स्ट ये देखेंगे कि समथिंग इन रिटर्न। अगर कुछ रियल होना चाहिए, कुछ सामने से कुछ आना चाहिए, कोई इमेजिनरी थिंग अगर है तो वो कंसिडरेशन नहीं मानी जाती है। और लॉफुल मीन्स कि नॉट फॉरबिडन बाय लॉ। लॉ के अंदर उस चीज़ को मना नहीं किया गया है तो उसे बोलते हैं लॉफुल। टेक एग्जाम्पल, मिस्टर ए राजस्थान, मिस्टर बी गुजरात, केम छो। There is an agreement among them that मिस्टर ए वहां पर मिस्टर बी को लिकर देगा। अगर मिस्टर बी मिस्टर ए को क्लॉथ सप्लाई करता है, अब मिस्टर बी जो मिस्टर ए को दे रहा है ये वैलिड है, ये मिस्टर ए के लिए कंसिडरेशन है, बट ये वैलिड है। मिस्टर ए जो लीकर का सेल कर रहा है मिस्टर बी को, ये मिस्टर बी के लिए कंसिडरेशन है, बट यहाँ पे जो सेल हो रही है लीकर की ये अनलॉफुल है। एंड अगर कंसिडरेशन जो हो रहा है वो अनलॉफुल है, तो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वैलिड कभी नहीं माना जाएगा। गॉट इट? नेक्स्ट पॉइंट, ऑब्जेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट शुड बी लॉफुल, पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट शुड नॉट बी। मीन्स कि जो ऑब्जेक्ट है कॉन्ट्रैक्ट का वो लॉफुल होना चाहिए। लॉफुल मतलब जो हमने पहले देखा था, नॉट बाय लॉ। पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट शुड नॉट बी इमोरल, इलीगल, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। मीन्स कि इलीगल क्या होता है, लिकर सेल इन गुजरात इलीगल है। पहले में कंसिडरेशन जो लिकर दिया जा रहा था वो इलीगल था, बट अगर मिस्टर बी जो हमने लास्ट एग्जांपल देखा था उसके अंदर अगर मिस्टर बी गुजरात में उस लीकर को सेल करने लगता है तो जो कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया था उसका ऑब्जेक्टिव अनलॉफुल है। फिर अपोज टू पब्लिक पॉलिसी मीन्स ब्राइब इन पब्लिक ऑफिस। लाइक मिस्टर ए है, उसे पुलिस ने पकड़ लिया, मर्डर के इल्जाम में। अब मिस्टर ए पुलिस से छूटने के लिए पुलिस ऑफिसर को ब्राइब देता है। ये कॉन्ट्रैक्ट है, एक एग्रीमेंट हुआ दोनों के बीच में, बट इसका जो ऑब्जेक्ट है ब्राइब, ये अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है। तो इसके अंदर भी
कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं माना जाएगा। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। मिस्टर ए, मिस्टर बी, ओके। अब इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि मिस्टर ए मिस्टर बी को नाइफ सप्लाई करेगा एंड मिस्टर बी आगे जाके इससे एक मर्डर कर देगा। और ये बात मिस्टर ए को पहले से पता है, बट इसके बाद भी अगर मिस्टर ए ये कॉन्ट्रैक्ट करता है तो इसका ऑब्जेक्ट पहले से ही पता चल चुका है कि लॉफुल नहीं है, तो ये वैलिड नहीं है, ये इलीगल है। ऑफर गिवन जो दिया जाता है ऑफर अंडर सेक्शन 2A शुड बी एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल। मीन्स कि जो ऑफर दिया जा रहा है वो एक तरीके से फुल होना चाहिए, उसके अंदर कुछ कमी नहीं होनी चाहिए या उसके अंदर कोई कंडीशन गिवन नहीं होनी चाहिए, नहीं तो वो आगे जाके काउंटर ऑफर बन जाएगा या एक तरह से सामने वाले को कंफ्यूजन हो जाएगी। फिर नेक्स्ट पॉइंट, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। जो कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है, जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, उसके अंदर जो परफॉर्मेंस करने की बात की जा रही है, कॉन्ट्रैक्ट का जो एनफोर्सेबल चीज़ है उसकी पॉसिबिलिटी होनी चाहिए कि वो हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, चांद तारे तोड़ लाऊंगा, और अनदर एग्जाम्पल कि मिस्टर ए है, मिस्टर बी ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि मिस्टर ए मिसेस सी जो इसकी वाइफ है, शी इज डेड। तो मिस्टर ए मिसेस सी के अंदर जान डालेगा, तो मिस्टर बी मिस्टर ए को 10 करोड़ रुपीस देगा। ये एग्रीमेंट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, बट ये एनफोर्सेबल नहीं हो सकता बिकॉज ये पॉसिबल नहीं है। ये जो चीज़ है ये पॉसिबल नहीं है, तो ये भी वैलिड नहीं होगा। सर्टेनिटी ऑफ टर्म्स। नेक्स्ट पॉइंट, जो कंडीशन एंड टर्म्स वो दी जा रही है वो सर्टेन होनी चाहिए, उसके अंदर कुछ चेंजेस नहीं होनी चाहिए, सामने वाले को समझ में आना चाहिए कि आप क्या कंडीशन दे रहे हो, क्या टर्म्स रख रहे हो। 10 पॉइंट, इट इज़ लाइक फॉर्मेलिटीज। जो कॉन्ट्रैक्ट रिलेटिंग फॉर्मेलिटीज होती है शुड बी कंप्लीट एंड लीगल। मीन्स वो एक स्टैम्प पेपर पे, बॉन्ड पेपर पे होना चाहिए एंड दोनों पार्टीज के साइंड होने चाहिए, स्टैम्प्ड होना चाहिए एंड रिटर्न में होना चाहिए। वो तो अगर बॉन्ड पेपर पे होगा तो रिटर्न में ही होगा, ओरली हो नहीं सकता। नेक्स्ट पॉइंट, कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट। हमने लास्ट पॉइंट में देखा था कि ये जान डालने वाला, अब ये चीज़ पॉसिबल नहीं है करने की, और अगर ये पॉसिबल नहीं है तो ये वैलिड नहीं होगा। अब यही बात हम आगे पढ़ेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट। कंटीजेंट एग्रीमेंट to do or not to do anything if an impossible event happens are void, even if impossibility of event is known or not known at the time of agreement is made. For example, इसमें देखते हैं मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिसेस बी, कॉन्ट्रैक्ट हुआ इन दोनों के बीच में कि मिस्टर ए मिस्टर बी मिसेस बी जो मर गए उनकी बॉडी में जान डालेगा। ये इम्पॉसिबल है। अब इसके अंदर मिस्टर बी एक जो एग्रीमेंट किया है उसके अकॉर्डिंग मिस्टर ए मिसेस बी के अंदर जान डालेगा, तब मिस्टर बी
10 करोड़ रुपीस उसे देंगे। अब ये जो मिस्टर बी ने ये एग्रीमेंट किया है ये गलत है, ये इम्पॉसिबल है, बिकॉज ये हो नहीं सकता। तो इस चीज़ पे ये जो कॉन्ट्रैक्ट बना है ये वॉइड है, वॉइड। नेक्स्ट पॉइंट, डिफरेंस बिटवीन एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट। हमने लास्ट में पढ़ा ही था कि एग्रीमेंट क्या होता है एंड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। एग्रीमेंट होता है सेट ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमिसेस विच आर कंसिडरेशन टू ईच अदर। मीन्स जब दो प्रोमिस जो आमने सामने हो, जो एक दूसरे से अपोजिट हो, विच आर कंसिडरेशन टू ईच अदर। मीन्स हमने पहले पढ़ा ही है इस बारे में कि जब एक प्रोमिस होता है वो किसी एक पर्सन के लिए कंसिडरेशन होता है एंड अदर प्रोमिस जो होता है वो फर्स्ट पर्सन के लिए कंसिडरेशन होता है। तो दो प्रोमिस मीन्स दो कंसिडरेशन विच आर फॉर टू पर्सन। तो जब ये कंसिडरेशन प्लस प्रॉमिस होता है तो वह बनता है एग्रीमेंट। और एग्रीमेंट क्या होता है ये हम देख चुके हैं। अब कॉन्ट्रैक्ट, एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सिबल बाय लॉ। एग्रीमेंट जिसे हम लॉफुली एनफोर्स कर सकते हैं वो होता है कॉन्ट्रैक्ट। फिर लीगल ऑब्लिगेशन, इट मे और मे नॉट क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर ए मिस्टर बी कॉन्ट्रैक्ट, मिस्टर ए मिस्टर बी को लीकर सेल करेगा, ये एग्रीमेंट हो गया। अब मिस्टर ए ने मना कर दिया कि मैं लीकर सेल नहीं करूँगा, मैं नहीं दूंगा। तो मिस्टर बी इसके ऊपर कोई लीगली एक्शन नहीं ले सकते। तो ये लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं करती। नेक्स्ट पॉइंट, इट ऑलवेज क्रिएट अ लीगल ऑब्लिगेशन। कॉन्ट्रैक्ट हमेशा एक लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करेगा ही करेगा, बिकॉज अगर वो एनफोर्सिबल बाय लॉ होगा ही नहीं, जो हमने ऊपर वाले पॉइंट में पढ़ा था, तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं सकता। और अगर एनफोर्सिबल बाय लॉ है तो वो क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन करेगा। थर्ड पॉइंट, रिलेशन विथ ईच अदर। एग्रीमेंट में और मे नॉट बी एन कॉन्ट्रैक्ट। कि एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, बट एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट। हर कॉन्ट्रैक्ट कभी ना कभी एक एग्रीमेंट था, उसके अंदर फिर वो एनफोर्सेबल बाय लॉ हुआ, पॉसिबल हुआ, देन जाके ही वो कॉन्ट्रैक्ट बनता है। कंपनसेशन shall be given when the fact is known. If a person promise to do a particular act knowing that such act is impossible, unlawful, and person to whom such promise is made doesn't know the fact that such act is unlawful, impossible, then promisor must compensate promisee for any loss which the promisee has sustained ड्यू टू नॉन परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस। इसका मतलब ये हमने रीडिंग कर ली। अब इसका मतलब कि कंपनसेशन देना पड़ेगा अगर फैक्ट नॉन है एक पर्सन को और वो जानबूझ के सामने वाले पर्सन को उस बारे में गलत बता रहा है। अगर एक पर्सन को फैक्ट नॉन है और वो सामने वाले को जानबूझ के गलत चीज़ बता रहा है और सामने वाले को इस फैक्ट का मालूम नहीं है और इस चीज के इस कारण सामने वाला जो पर्सन है जिसे कोई फैक्ट मालूम नहीं है उसे कोई लॉस होता है, तो अदर पर्सन जो था उसे वो लॉस कंपनसेट करना पड़ता है, बिकॉज उसे सब कुछ पता होने के बाद में भी उसने सामने वाले का नुकसान होने दिया और अपना फायदा कराया। हम एक एग्जांपल लेते हैं, मिस्टर ए बी। अब इन भाई साहब के पास एक हॉर्स है, इन्होंने कांटेक्ट किया क्या कि मिस्टर बी परचेज करेगा हॉर्स
अब हॉर्स जो था वो डेड है, मर चुका है। मिस्टर बी को इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। अब मिस्टर बी ने मिस्टर ए को ₹50,000 एडवांस दे दिया एंड एक व्हीकल का अरेंजमेंट करा ताकि वो हॉर्स को ला सके, like ₹5,000। इन दिस केस जब कॉन्ट्रैक्ट हो गया उससे पहले ही वो डेड है, बी ने इनकट कर दी 50,000 प्लस 5,000। तो जब बी को पता चला कि हॉर्स मर चुका था, फिर भी ए ने कॉन्टैक्ट किया, तो मिस्टर ए से जो जो रुपए उसने खर्च करे वो लेने का अधिकारी है। इन दिस केस वो 50,000 प्लस 5,000 55,000 मिस्टर ए से ले लेगा। इसके अंदर ही एक चीज है कि इफ ए पर्सन नोज अबाउट द इम्पॉसिबिलिटी इन नेचर ऑफ प्रोमिस देन ऑल्सो ही केम इन टू प्रोमिस ही शेल नॉट बी लायबल फॉर एनी कंपनसेशन। पहला एग्जाम्पल ही देखते हैं। मिस्टर ए, मिस्टर बी, हॉर्स था, मर गया, एग्रीमेंट हो गया। मिस्टर बी को पता है, फिर भी ये एग्रीमेंट कर रहा है। एग्रीमेंट फाइनल हुआ 10,000। ये एग्रीमेंट मिस्टर बी ने इसलिए करा क्योंकि उसे मरे हुए घोड़े के 15,000 रुपीज मिल रहे थे, इसलिए उसने ये रेडी कर लिया एग्रीमेंट करने के लिए। बट जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट का टाइम आया तब मिस्टर बी ने जिससे कॉन्ट्रैक्ट किया था 50,000 के लिए, उसने मना कर दिया। अब इन दिस केस मिस्टर बी मिस्टर ए को मना नहीं कर सकता कि ये घोड़ा मैं नहीं लूँगा, ये मर चुका है एक्सेट्रा, बिकॉज मिस्टर बी को इस बारे में पता था। बट फिर भी उसने ये कॉन्ट्रैक्ट किया बिकॉज उसका इसमें फ़ायदा था। तो अब जब इसका आगे जो फ़ायदा था, जो होने वाला था, वो अगर नहीं हो रहा तो इसकी लायबिलिटी मिस्टर ए पे नहीं डाल सकता, वो किसी भी कंपनसेशन का अधिकारी नहीं है इस केस के अंदर। फोर्थ पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, अनसर्टेन एग्रीमेंट। एग्रीमेंट मीनिंग ऑफ विच इज अनसर्टेन और विच इज नॉट कैपेबल ऑफ बीइंग मेड सर्टेन, दिस टाइप ऑफ एग्रीमेंट इज वॉइड। मतलब जो एग्रीमेंट जो अनसर्टेन है ऑलरेडी, जिसका सर्टेनिटी हो नहीं है जिसके अंदर, या फिर इन फ्यूचर के अंदर जाके भी वो कभी भी सर्टेन होने के कैपेबल नहीं है, तो वो अनसर्टेन एग्रीमेंट आता है। अब ये एग्रीमेंट वॉइड होता है। हम इसके बारे में डिटेल समझेंगे विद एग्जांपल, बट हमें पहले ये समझना है कि सर्टेनिटी क्या होती है। सर्टेनिटी में हम समझेंगे कि सर्टेन होने के 3 अलग अलग वे है। फर्स्ट सर्टेन, सेकंड कैपेबल ऑफ बीइंग मेड सर्टेन, और थर्ड है अनसर्टेन। अब सर्टेन के अंदर जो डिटेल्स है एग्रीमेंट की वो क्लियर एंड एब्सोल्यूट है। इसके अंदर कोई भी क्या बोलते हैं कंटीजेंट नहीं है, सब कुछ क्लियर है, कुछ भी छुपाया नहीं गया है। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए मिस्टर बी एग्रीमेंट होता है कि परचेस करूंगा ऑयल 5 kg, डालडा 80 रुपीज़, डेट 10 अक्टूबर। सब कुछ सर्टेन है, सब कुछ सर्टेन है इसके अंदर। इसके अंदर किसी भी तरीके का कुछ भी गलत नहीं है, तो ये सर्टेनिटी में आ जाता है और ये बिल्कुल ही सर्टेन है। इसके ये वैलिड है एक तरह से, और ये हमेशा वैलिड ही रहेगा। नाउ कैपेबल ऑफ बीइंग मेड सर्टेन। जब एग्रीमेंट हो रहा है तब सर्टेनिटी नहीं है
बट ये पॉसिबल है कि इन फ्यूचर में जाके ये सर्टेन होगा, कोई सर्कमस्टेंसेस ऐसी बन जाएंगी कि ये सर्टेन हो जाएगा। तो ये भी वैलिड होता है, ये भी वैलिड है। बट हम इसके अंदर एग्जांपल देखते हैं कैपेबल ऑफ बीइंग सर्टेन के। मिस्टर ए क्रूड ऑयल कंपनी का मालिक, मिस्टर बी पेट्रोल पंप का मालिक, सब मालिक ही है यहाँ पे। देयर इज एग्रीमेंट अमंग देम दैट मिस्टर बी मिस्टर ए से क्रूड ऑयल खरीदेगा। अब मिस्टर ए के पास अलग अलग देशों से क्रूड ऑयल आता है, तो मिस्टर बी ने बोला कि आपके पास ईरान से जितना क्रूड ऑयल है साल भर में, ये मुझे केजी में दे देना। अब ये अभी सर्टेन नहीं है कि साल भर में उसके पास कितना कितना क्रूड ऑयल आता है, लेकिन ये पता है कि इन फ्यूचर में जाके ये सर्टेन हो जाएगा कि आफ्टर 1 ईयर ये पता चल जाएगा कि कितना क्रूड ऑयल आया था लास्ट ईयर, तो वो सर्टेन हो जाएगा। थर्ड पॉइंट, अनसर्टेन। मिस्टर ए बी में कॉन्ट्रैक्ट होता है कि बी मिस्टर ए से गुड्स परचेज करेगा, सपोज ऑयल परचेज करेगा। अब उससे ये नहीं बताएगा कौन सा ऑयल करेगा, कि वनस्पति करेगा, कौन सा करेगा, तिल्ली का करेगा, कौन सा, ना उसने प्राइस बताई ना डेट बताई। जब इसमें कुछ सर्टेन है ही नहीं, इससे कुछ पता ही नहीं है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनेगा। ये इन फ्यूचर में जाके अगर सर्टेन होता है या कैपेबल ऑफ बीइंग सर्टेन होता है, तभी वो जाके सर्टेनिटी को अचीव कर पाएगा और वो इन फ्यूचर में जाके सर्टेन होगा और वैलिड बनेगा।